Welcome back to third video of portfolio management. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे निकालना है वो देखे थे. इस वीडियो में वी विल फोकस ऑन पोर्टफोलियो रिस्क. पोर्टफोलियो रिटर्न हम लोगों ने जैसा वेट इनटू रिटर्न करके निकाला था. On the same lines, can we calculate portfolio risk as weight into risk plus weight into risk? Right? मतलब अगर फिर से लास्ट कंसेप्ट रिवाइज कराऊँ तो वहाँ पे हमने देखा था कि पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू W1R1 प्लस W2R2. सेम लाइंस पे पोर्टफोलियो रिस्क इक्वल टू W1 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 प्लस W2 स्टैंडर्ड डिविएशन 2. लेक्चर 1 में देखा था कि रिस्क इज कैलकुलेटेड बाय अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन. तो स्टैंडर्ड डिविएशन एंड रिस्क कैन बी यूज सिनोनिमसली. बराबर. नाउ जैसा वेटेड रिटर्न होता है वैसा वेटेड रिस्क चलेगा क्या? तो आंसर इज सिंपल कि ये बिल्कुल करेक्ट है एंड दिस इज इनकरेक्ट. ओके, ऐसा क्यों? पोर्टफोलियो का रिस्क डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वेट एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेट और स्टैंडर्ड डिविएशन लगता ही नहीं है. द वर्ड इज नॉट ओनली. तो वेट और स्टैंडर्ड डिविएशन तो लगेगा ही, इसके अलावा कुछ और चीज़ लगेगा. राइट? So portfolio risk is not only dependent on weight and standard deviation but also on correlation. Now what is correlation? Correlation is co-movement between securities. तुम लोग सीपीटी वगैरह, सीपीटी या सीए फाउंडेशन में तुम लोग पढ़े होंगे कि कोरिलेशन क्या होता है. तो दो सिक्योरिटीज़ आपस में कैसे रिएक्ट करती है उसका एक मेजर है. द रेंज ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज फ्रॉम -1 to +1. अगर तुम्हारा कोरिलेशन -1 से कम या +1 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन कहीं पे तो भी गलत है. तो कोरिलेशन का वैल्यू शुड ऑलवेज बी बिटवीन -1 to +1. राइट? नाउ निगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? तो सिक्योरिटीज़ में मूवमेंट का एक ऑपोजिट टेंडेंसी है. मतलब अगर सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2, सिक्योरिटी 1 बढ़ता है तो सिक्योरिटी 2 कम होगा. 1 कम होगा, बढ़ेगा इन द सेंस उसका रिटर्न. अगर सिक्योरिटी 1 का रिटर्न बढ़ता है तो सिक्योरिटी 2 का रिटर्न कम होगा. एंड अगर सिक्योरिटी 1 कम होता है तो सिक्योरिटी 2 बढ़ेगा. राइट? मतलब दे टेंड टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. राइट? या अगर सिंपल बोलूँ तो देयर रिलेशन विथ ईच अदर इज इनवर्स. एंड एट द सेम टाइम अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी 1 एंड सिक्योरिटी 2 टेंड्स टू मूव इन द सेम डायरेक्शन. एक तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा. तो वी कॉल दिस एज अ डायरेक्ट रिलेशन. राइट? तुम बोलोगे सर ये कुछ नहीं समझा, एग्जाम्पल दो. फाइन, एग्जाम्पल से यू स्टार्ट विथ अ ice cream business. Plus
कोल्ड ड्रिंक बिजनेस। नाउ एक चीज़ तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए कि आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक बोथ आर द समर प्रोडक्ट्स, राइट। तो समर में दोनों से जमकर प्रॉफिट होगा, बट जैसे ही विंटर स्टार्ट होंगे, विंटर्स में क्या होगा कि इसका जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट विल टेंड टू रिड्यूस, बराबर। नाउ समर में दोनों से जमकर प्रॉफिट्स होंगे, तो समर्स में यू विल गेट बम्पर प्रॉफिट्स, और विंटर्स में दोनों का स्लैक सीजन रहेगा, तो यू विल अर्न वेरी लिटिल प्रॉफिट, या शायद तुमको लॉसेस भी हो सकता है, राइट। सो नाउ सिंस बोथ विल एक्टिवेट इन समर एंड बोथ विल डिफ्यूज इन विंटर, तो दोनों समर्स में जमकर रिटर्न देंगे और दोनों विंटर्स में फॉल होंगे। सो दे एग्जिबिट अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर इसको मैं ग्राफ पे बनाऊं, तो से 2 साल का पीरियड हम लोग लेते हैं, समर विंटर समर विंटर, वी एज्यूम देयर इज़ नो मानसून्स। तो समर में आइसक्रीम का अच्छा खासा बिजनेस रहेगा, विंटर में कम होगा, फिर समर में बढ़ेगा, विंटर में कम होगा। सो दिस इज आइसक्रीम। सिमिलर लाइंस पे कोल्ड ड्रिंक विल ऑल्सो टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज़ वाई इट इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाँ, अब तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या रहेगा, दिस प्लस दिस ना। अगर यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 12,000 का प्रॉफिट है, तो पोर्टफोलियो ने 22,000 का प्रॉफिट अर्न किया एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो तुम्हारा पोर्टफोलियो विल बी सिंपल लाइन बाय लाइन एडिशन। तो ये बन गया तुम्हारा पोर्टफोलियो। एम आई क्लियर विद दिस? नाउ इफ ice cream business and hot coffee business, right? now एक अगर तुम देखोगे तो एक समर बिजनेस है और एक विंटर बिजनेस है। now this is a summer business, this is a winter business। अब देखो कैसा मजा आएगा तुम्हारे प्रॉफिट्स में। now आइसक्रीम्स का बिजनेस जैसा बढ़ेगा, सम एज वी विल अप्रोच समर्स, आइसक्रीम बिजनेस बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम हॉट कॉफ़ी का बिजनेस कम होगा। एज वी विल अप्रोच विंटर्स, हॉट कॉफ़ी का बिजनेस बढ़ेगा और आइसक्रीम का बिजनेस कम होगा। सो एक बढ़ेगा एक घटेगा। ओके, सो वी कैन कंक्लूड कि दे एग्जिबिट व्हाट, दे एग्जिबिट अ नेगेटिव कोरिलेशन। अब ग्राफ पे अगर हम लोग इसको बनाएं, सेम 2 साल का पीरियड, समर विंटर, दिस इज योर आइसक्रीम। हाँ, अब हॉट कॉफ़ी के साथ क्या होगा, समर्स में इट विल स्टार्ट विथ लोज, विंटर्स में इट विल अप्रोच द हाइज लाइक दिस, बराबर। मतलब बिल्कुल उसका इनवर्स उसका मूवमेंट रहेगा। नाउ पोर्टफोलियो कैसा रिफ्लेक्ट होगा, दिस प्लस दिस ना, बराबर। अब मान लो कि यहाँ पे 12,000 का प्रॉफिट है और यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट है, तो इट विल बी 14,000। अब यहाँ पे 14,000 है, यहाँ पे 2,000 है, इट विल बी 16,000, करेक्ट ना। नाउ लेट अस टेक दिस लेवल्स। So this is 2, 4, 6, 8, 10. So 2, 4, 6, 8, 10 and this is 12. Now इन दोनों का टोटल will be somewhere around 13, 14, right? So ग्राफ यहाँ से कहीं से तो भी स्टार्ट होगा। Now इन दोनों का it is 6 plus 8 something like 14 वगैरह कुछ तो भी रहेगा, right? तो more or less तुम्हारा जो पोर्टफोलियो है ये काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज फ्लक्चुएशंस रहेगा ही नहीं। एक जगह पे प्रॉफिट बढ़ रहा है तो दूसरी जगह पे तुम्हारा प्रॉफिट को डेंट भी हो रहा है, राइट। सो पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड आउट रहेगा। ऑन एन एवरेज जो तुम्हारा ड्राइंग्स रहेगा प्रॉफिट का, ओके, दैट विल बी ऑलमोस्ट एट अ पैरिटी, बराबर, बिल्कुल एट पार रहेगा।
इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं रहेंगे, बिकॉज एक का प्रॉफिट एक का लॉस रहेगा. नाउ यू विल से कि यार ये आइसक्रीम कॉफ़ी एंड ये सब तो सही है, ओके, शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाओ, फाइन. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस एंड टीसीएस. अभी दोनों के दोनों आर आईटी कंपनीज, करेक्ट. ये दोनों कंपनियां एक ही कॉमन रिस्क के साथ बिजनेस ऑपरेट करते हैं, एंड दैट रिस्क इज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स. नाउ ये दोनों कंपनियों का अगर तुम देखोगे तो 95% रेवेन्यू डॉलर्स में आता है. तो $1 इक्वल टू 7 एक्सचेंज रेट में जैसे चेंजेस आएंगे, जैसे $1 इक्वल टू 74 का 77 हुआ. नाउ ये चीज़ें शायद तुमको फॉरेक्स के बाद समझेगा, बट इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. $1 इक्वल टू 74, अगर $1 इक्वल टू 77 होता है, इसका मतलब जो कंपनीज एक्सपोर्ट कर रही है उनका रियलाइजेशन बढ़ेगा. कैसा बढ़ेगा? आज एक्सचेंज रेट 74 है, तो $1,00,000 के सामने इनको 74 लाख रुपीज़ मिलेगा. लेकिन कल को अगर एक्सचेंज रेट $1 इक्वल टू 77 हो गया, तो वही $1,00,000 के सामने उनको 77 लाख रुपीज़ मिलेगा. नाउ सिंस उनका रिपोर्टिंग करेंसी इज़ रुपीज़, तो पहले सेल्स रियलाइजेशन 74 लैक्स बता रहे थे, नाउ द सेल्स रियलाइजेशंस वुड बी 77 लैक्स. इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? व्हाट इज़ द सिंपल मतलब इसका? कि उनको 3 लाख रुपए का बगैर कुछ किए फ़ायदा हो रहा है, राइट. तो ये कंपनियां, सिंस इनका 95% रेवेन्यू फॉरेन करेंसीज में आता है, 95% का भी अगर हम 60-65% देखेंगे तो यूएस डॉलर्स में आता है, करेक्ट. नाउ ये जो दोनों कंपनीज है ये इन्फ्लुएंस होंगी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से. अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडियन करेंसी डिक्लाइन होता है तो इन दोनों को प्रॉफिट्स बढ़ेगा. अगर फॉरेन इंडियन करेंसी का रेट इम्प्रूव होता है तो दोनों का प्रॉफिटेबिलिटी एक साथ घटेगा, तो दे एग्जिबिट अ पॉजिटिव कोरिलेशन, करेक्ट. तो जैसा ये इन्फोसिस है वैसा ही टीसीएस रहेगा, वैसा ही उनका पोर्टफोलियो रहेगा, करेक्ट. नाउ द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस एंड से बीपीसीएल. बीपीसीएल हालांकि मर्ज हो चुका है वो एनजीसी के साथ, नहीं सॉरी एचपीसीएल मर्ज हुआ है, बीपीसीएल आज भी इंटैक्ट है, ओके फाइन. नाउ सेम एग्जांपल, बीपीसीएल इज एन इम्पोर्टर एंड इन्फोसिस इज एन एक्सपोर्टर. तो एक्सचेंज रेट का बिल्कुल इन पे क्या होगा? ऑफसेटिंग इफेक्ट होगा. अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, कल अगर इंडियन रुपी स्ट्रांग हो गया, राइट, तो इन्फोसिस को नुकसान होगा, ओके, बीपीसीएल को फ़ायदा होगा. एट द सेम टाइम अगर एक्सचेंज रेट कमज़ोर होता है, एक्सचेंज रेट कमज़ोर इन द सेंस रुपी स्टार्ट्स कोटिंग एट अ हायर रेट अगेंस्ट डॉलर, तो इन्फोसिस का भाव बढ़ेगा, बीपीसीएल का भाव कम होगा, राइट. अगर ये तुम्हारे पोर्टफोलियो में है तो यू आर एक्चुअली प्रिवेंटेड बाय एनी फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट. रीज़न सिंपल है कि एक जगह का एडवांटेज दूसरे जगह के डिसएडवांटेज पे काम करेगा, एंड योर रिटर्न्स विल बी एवरेज्ड आउट. एम आई क्लियर विद दिस? ओके. सो अगर ये इन्फोसिस है तो ये तुम्हारा टीसीएस रहेगा, एंड तुम्हारा पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा. नाउ एक चीज़ ध्यान में लेना कि जैसे पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं, पोर्टफोलियो के फ्लक्चुएशंस विल बी वेरी हाई, करेक्ट. और अगर मतलब ये पोर्टफोलियो है, दिस इज़ इन्फोसिस, दिस इज़ टीसीएस एंड दिस इज़ योर पोर्टफोलियो जैसे ऊपर बताया था, एंड दिस इज़ योर इन्फोसिस, दिस इज़ योर बीपीसीएल एंड दिस इज़ योर पोर्टफोलियो. तो अगर निगेटिवली कोरिलेटेड कंपनीज होंगी तो उनका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है. इन पॉजिटिव कनेक्शन द फ्लक्चुएशंस आर वेरी हाई, एंड अगर निगेटिवली कोरिलेटेड सिक्योरिटीज़ रही तो ये फ्लक्चुएशंस काफ़ी हद तक माइल्ड हो जाएंगे. तो थोड़ी देर पहले मैं जो स्टेटमेंट समझा रहा था, आई होप यू आर कन्विंस्ड विद इट, कि द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो not only depends on weight and standard deviation, but it also depends on the
कोरिलेशन ऑफ द सिक्योरिटी, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो फ्लक्चुएशंस में टेंड टू बी हाई, अगर निगेटिव कोरिलेशन है तो ऑफसेटिंग इफेक्ट का एडवांटेज मिलेगा एंड फ्लक्चुएशंस थोड़े माइल्ड होने के चांसेस रहेंगे, चांसेस नहीं रादर माइल्ड ही होंगे। Am I clear with this? Okay. Now let us take one example. हाँ, अभी इस टॉपिक में तुम्हारा सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न, तुम्हारा सिंगल सिक्योरिटी का रिस्क, तुम्हारा पोर्टफोलियो का रिस्क, तुम्हारा पोर्टफोलियो का रिटर्न, ये सब चीज़ें रिवाइज होंगी और इसके साथ नया चीज़ जो है वो हम पोर्टफोलियो का रिस्क भी सीखेंगे। करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल, हाँ, X लिमिटेड इन्वेस्ट इन 2 stocks A and B. X लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। ओके, अगर इंडिविजुअल लेना है तो हम लोग उसको मिस्टर एक्स ले लेते हैं, अननेसेसरी कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। ओके, मिस्टर एक्स इन्वेस्ट इन 2 stocks A and B. करेक्ट। ही इन्वेस्ट 70% in A and 30% in B. The returns from stocks under different scenarios along with probabilities is as under. सिनेरियो स्टॉक ए, मैं फिर से बोलता हूँ, रिस्क कुछ अलग है ऐसा नहीं होता है, रिस्क इज फ्लक्चुएशन ऑफ रिटर्न। तो स्टॉक ए के हमको रिटर्न्स दिए हैं, इसी रिटर्न का फ्लक्चुएशन इज गोइंग टू बी रिस्क। स्टॉक बी का रिटर्न एंड देन इज योर प्रोबेबिलिटी। से 4 सिनेरियोज है, 12, 18, 15 एंड 10। ऑब्वियसली ये सब परसेंटेज में रहेगा। ओके, स्टॉक बी 15, 18, 22 एंड 25। ठीक है, इनका प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.1, 0.4 एंड 0.2 है। प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल हमेशा 1 आना चाहिए। ओके, कैलकुलेट return of portfolio and risk of portfolio. फाइन। ओके, अभी सबसे पहले तो हम लोग रिटर्न निकाल लेते हैं सो दैट 1 स्ट्रोक रिटर्न का हेडेक ख़त्म हो जाएगा। अभी अपने को रिटर्न्स कैसे दिए हैं, सिनेरियो वाइज रिटर्न्स दिया है विद प्रोबेबिलिटीज़, बराबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टॉक ए के लिए अगर तुम देखोगे तो 4 सिचुएशंस है या 4 सिनेरियोज है, उसमें ऐसा ऐसा रिटर्न हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जब भी प्रोबेबिलिटी आएगा, लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि अगर प्रोबेबिलिटी आता है तो तुम लोग सबसे पहले उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे। करेक्ट। सो पहले हम लोग रिटर्न्स पे फोकस करते हैं। हाँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिटर्न 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 1 प्लस रिटर्न 2 इंटू प्रोबेबिलिटी 2 प्लस डॉट 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 रिटर्न n इंटू प्रोबेबिलिटी n। इस केस में 4 सिचुएशंस है तो ये रिटर्न 4 प्रोबेबिलिटी 4 तक जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम स्टॉक ए कैसे आएगा, ये 12 इंटू 0.3 प्लस 18 इंटू 0.1 प्लस 15 इंटू 0.4 प्लस 10 इंटू 0.2, तो दैट विल बी 3.6 प्लस 1.8
plus, I think so it will be more clear, 6 plus 2. So this comes to 3.6 plus 1.8 plus 6 plus 2. This comes to 13.4%. Similarly, expected return from B will be 15 into 0.3 plus 18 into 0.1 plus 22 into 0.4 plus 25 into 0.2. So this will be 4.5 plus 1.8 plus 8.8 plus 5. So that comes to 4.5 plus 1.8 plus 8.8 plus 5. So that comes to 20.1%. करेक्ट. तो ये तो अपने इंडिविजुअल रिटर्न्स आ गए, लेकिन उनको चाहिए है पोर्टफोलियो का रिटर्न. बराबर. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पोर्टफोलियो रिटर्न कैसा होता है, वेट इनटू रिटर्न, वेट इनटू रिटर्न. अभी अपने को वेटेज मालूम है कि स्टॉक ए में 70% का इन्वेस्टमेंट है और स्टॉक बी में 30% का इन्वेस्टमेंट है. सो portfolio return equal to W1 R1 plus W2 R2. Now पहले स्टॉक में 70% है और वहाँ पे रिटर्न था 13.4% का, प्लस दूसरे में 30% इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे रिटर्न था 20.1 का. सो इट कम्स टू 6.03 plus 9.38, collectively 15.41%. तो यहाँ पे देखो हमने इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिटर्न्स रिवाइज कर लिए. कैसे रहेगा अगर मल्टीपल सिनेरियोज होंगी? सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय, जस्ट अ सेकंड. ओके, तो मल्टीपल सिक्योरिटीज अगर होंगी, मल्टीपल सिनेरियोज अगर होगा, तो हम लोग सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे निकालेंगे? दैट इज रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी. एंड देन पोर्टफोलियो का रिटर्न हम लोग निकालेंगे इज वेट इनटू रिटर्न, वेट इनटू रिटर्न. नाउ जो नया पार्ट है इस टॉपिक का, दैट इज योर पोर्टफोलियो रिस्क. ठीक है, just a minute. Okay. Okay, so portfolio risk निकालने के लिए we have 3 approaches. इसी वीडियो में हम लोग तीनों approaches पढ़ने वाले हैं. So you need to be a little bit patient. काफ़ी कैलकुलेशंस इसमें होगा. बाद में तुमको कौन सा अप्रोच कहाँ पे यूज़ करना, ओके, इसके बारे में एक समरी दे दूँगा मैं. ओके, नाउ सबसे फर्स्ट अप्रोच जो है वो है सिंगल सिक्योरिटी अप्रोच. अभी नाम इसका सेल्फ इंडिकेटिव है कि हमको ए को 70% और बी को 30% ऐसा देखना ही नहीं है. हम लोगों को ए और बी को साथ में देखना है. तो वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन स्टॉक ए एंड स्टॉक बी, वी हैव इन्वेस्टेड इन ए बी. ओके, ये सिंगल सिक्योरिटी का सिंपल मतलब है, राइट. सो मतलब अब भी जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है कि 1 रुपये में का 70 पैसा दिस इज इन्वेस्टेड इन ए and 30 पैसा this is invested in B.
बी। तो हमको ये इस एंगल से देखना ही नहीं है, हमको ये इस एंगल से देखना है। सो हमको ये 70 पैसा 30 पैसे के फंडे में पड़ना ही नहीं है, हमको 1 रुपया पूरा कितना रिटर्न दे रहा है ये देखना है। अब इसके लिए हर सिनेरियो का हमको 1 रुपये का रिटर्न निकालना पड़ेगा। अभी हमारे पास रिटर्न्स है, हर सिनेरियो के रिटर्न क्या दिए हैं कि 70 पैसा 12% कमा रहा है, 18% कमा रहा है। 70 पैसा इन द सेंस ए में 70% इन्वेस्टमेंट है ना, तो 70 पैसा 12% कमा रहा है, 18% कमा रहा है, 15% कमा रहा है, 10% कमा रहा है। एंड स्टॉक बी विच इज़ 30%, मतलब 30 पैसा 15% कमा रहा है, 18% कमा रहा है। हमको 70 पैसा 30 पैसे के फंडे में पड़ना ही नहीं है, हमको 1 रुपया कितना कमा रहा है ये देखना है। एम आई क्लियर विद दिस? अब कैसे निकालेंगे वो हम लोग? इट इज़ वेरी सिंपल। मैं क्वेश्चन में ही वर्किंग कर रहा हूँ, तुम लोग पहले क्वेश्चन कॉपी कर लोगे, अलग से वर्किंग करोगे। सो कहना इसे कि ये 0.7 है, दैट इज़ उसका वेट, और ये 0.3 है। तो सिनेरियो 1 में रिटर्न रहेगा 12 इंटू 0.7, दैट इज़ 8.4 प्लस 4.5 विच कम्स टू 12.9, राइट। मतलब मैं ऐसे करके देता हूँ तुमको, ये दिस इज़ 8.4, दिस इज़ 4.5, राइट। सो 8.4 प्लस 4.5 कम्स टू 12.9। सिमिलरली यहाँ पे 18 ही है दोनों जगह पर, तो इट विल बी 18 ओनली। चाहिए तो कैलकुलेट कर लो। नाउ यहाँ पर इट विल बी 15 इंटू 0.7, और यहाँ पे इट विल बी 22 इंटू 0.3, सो दैट कम्स टू 10.5 प्लस 6.6, दैट कम्स टू 17.1, और यहाँ पर इट विल बी 7 प्लस 7.5, दैट विल बी 14.5। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग सबका हो रहा है, राइट। हमको 70 पैसा और 30 पैसे के रिटर्न में कोई मतलब नहीं है, हम इसको एज अ सिंगल सिक्योरिटी देखेंगे। ए में इतना, बी में इतना, ऐसा देखना ही नहीं है, ए बी मिलाकर कितना ये हमको देखना है। एम आई क्लियर विद दिस? तो सिनेरियो 1 में 70 पैसा 12% दे रहा है, 30 पैसा 15% दे रहा है, तो 1 रुपया वेटेड रिटर्न कितना रहेगा? इट विल बी 12.9। सिनेरियो 2 में इट विल बी 18%, सिनेरियो 3 में 17.1, एंड सिनेरियो 4 में 14.5%, राइट। अभी ये हो गया सिंगल सिक्योरिटी, मतलब 1 रुपये में हमको ये रिटर्न्स मिलने वाला है। अब हमको इसका रिस्क निकालना है। ओके, लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था, राइट। रिस्क क्या निकलेगा? इसी रिटर्न का डिविएशन, दैट इज गोइंग टू बी द रिस्क, करेक्ट। ओके, हाँ, रिस्क इज कैलकुलेटेड बाय अ स्टैटिस्टिकल मेजर कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मैं इधर लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ रिस्क, करेक्ट। अगर तुमने कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आगे सिर्फ स्पेसिफाई कर देंगे ये ए का या बी का नहीं निकल रहे, ये किसका निकल रहे हैं? ये हम पोर्टफोलियो का निकल रहे हैं, राइट। अगर याद करोगे कॉलम्स कैसे निकाले थे, तो हमने टोटल 7 कॉलम्स बनाया था। सिनेरियो, रिटर्न, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, डिविएशन, डिविएशन का स्क्वायर, पी इंटू डिविएशन का स्क्वायर, उसका टोटल वॉज वरायंस, उस वरायंस का स्क्वायर रूट वॉज स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो सिनेरियो, रिटर्न, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, डिविएशन, डिविएशन स्क्वायर, P इंटू डिविएशन स्क्वायर, करेक्ट। इसके कोड्स है, इसको हम लोग R लिखा तो भी चलेगा, P लिखा तो भी चलेगा, R बार। डिविएशन विल बी R माइनस R बार, डिविएशन स्क्वायर विल बी R माइनस R बार स्क्वायर, P इंटू R माइनस R बार का स्क्वायर। सिनेरियो 1, 2, 3, 4। फिर से बोल रहा हूँ, हम पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल रहे हैं, तो हमको
पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए, और पोर्टफोलियो का रिटर्न अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऊपर निकाला, इट वॉज 12.9, 18, 17.1 एंड 14.5. इनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है दैट इज़ 0.3, 0.1, 0.4 एंड 0.2. तो आर बार कैसे आएगा? रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी. सो 12.9 इंटू 0.3, 3.87, 18 इंटू 0.1, 1.80, 17.1 इंटू 0.4, 6.84, and 14.5 into 0.2, that will be 2.90. इसका टोटल इज ऑलवेज आर बार. 3.87 आर बार नहीं होता है, 1.8 आर बार नहीं होता है. तो आर बार इक्वल टू 2.9 प्लस 6.84 प्लस 1.8 प्लस 3.87, that comes to 15.41. right? Deviation r minus r bar. r minus r bar will be r minus r bar, right? So 12.9 minus 15.41, so this comes to minus 2.51. 18 minus 15.41, that comes to 2.59. 17.1 minus 6.84, that comes to my mistake, 17.1 minus 15.41, that comes to 1.69, and 14.5 minus 15.41, that comes to 0.91 नेगेटिव. ठीक है, फाइन. अभी ये डिविएशंस के स्क्वायर्स करने पड़ेंगे. सो 2.51 इंटू 2.51, 6.3, 2.59 इंटू 2.59, 6.71, 1.69 into 1.69, 2.86, 0.91 into 0.91, it will be 0.83. अब ये इसको हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 point, sorry, it is not 1 point, it is 0.165, 2.86 into 0.4, 1.144, 18 into 6.71, नहीं इसका प्रोबेबिलिटी 0.1, सॉरी, 0.1 into 6.71, 0.671, and 6.3 into 0.3, 1.89. अब उसका जो टोटल है that will be variance 1.89 plus 0.671 plus 1.144 plus 0.165. So that comes to 3.87. This is variance, and standard deviation is equal to root of variance, that is equal to root of 3.87, that is equal to 1.97. 1.97. एक बार कैलकुलेशंस चेक कर लो. 12.9, ओके 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 इंटू 2.56, ओके बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है. ठीक है. सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.97. रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज 1.97. देखो, इट इज़ वेरी सिंपल. लेक्चर 1 का ही वर्किंग है, राइट?
लेक्चर 1 में अपन रिस्क ऑफ सिंगल सिक्योरिटी निकालते थे, स्टैंडर्ड डिविएशन 7 कॉलम्स बनाकर, सिनेरियो, रिटर्न, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, डिविएशन, डिविएशन स्क्वायर, पी इनटू डिविएशन स्क्वायर। यहाँ पर वही चीज़ किया, सिर्फ सिंगल सिक्योरिटी का रिटर्न ना लेते हुए हम लोगों ने पोर्टफोलियो का रिटर्न लिया हुआ है। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ ये अप्रोच 1 हुआ सिंगल सिक्योरिटी। और सेकेंड अप्रोच फॉर्मूला अप्रोच। फार्मूला अप्रोच में वी रिक्वायर सर्टन थिंग्स, बिकॉज वो हम लोग फार्मूला में अल्टीमेटली फीड करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो फार्मूला अप्रोच में वी रिक्वायर वेट ऑफ सिक्योरिटीज़। ये हमारे पास है, ए का वेट हमको मालूम है 0.7 है, बी का वेट हमको मालूम है 0.3 है। 70% इन्वेस्टमेंट इन ए एंड 30% इन्वेस्टमेंट इन बी। इसका मतलब ए में 0.7 और बी में 0.3। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हमारे पास नहीं है, तो ये हमको निकालने पड़ेंगे। एंड अलग चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को कि रिस्क नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन वेट एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बट ऑल्सो ऑन कोरिलेशन। तो कोरिलेशन ऑफ सिक्योरिटी ए बी को ऐसा लिखते हैं कोर, COR ब्रैकेट में A, B। ये भी हमको मालूम नहीं है, तो इसके लिए पहले हमको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी फॉर्मूला अप्लाई। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि डेटा हमको पूरा दिया हुआ नहीं है, डेटा हम लोगों को निकालना पड़ रहा है। ओके, सम्स में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, सम्स में तुमको रेडीमेड डेटा रहेगा तो तुम रेडीमेड फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे, बट यहाँ पे हमारे पास डेटा आधा अधूरा है, तो वी आर सर्चिंग फॉर डेटा फर्स्ट एंड देन वी विल बी अप्लाइंग द फॉर्मूला। ओके, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक ए, करेक्ट। अब देखो मैं पोर्टफोलियो का नहीं निकाल रहा हूँ, मैं ए का निकाल रहा हूँ। सेम 7 कॉलम्स में बनाऊंगा। कौन से 7 कॉलम्स? सिनेरियो, रिटर्न, आई कैन कॉपी पेस्ट, तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुमको लिखना ही पड़ेगा। फाइन। नाउ सिनेरियो 1, 2, 3 एंड 4 क्या रिटर्न्स थे? 12, 18, 15, 10। 12, 18, 15, 10. What was the probability? 0.3, 0.1, 0.4, 0.2. Let me check it. Yes. अब काफ़ी सिंपल है, रूटीन वर्किंग होगा ये, ठीक है। 12 इंटू 0.3 इट विल बी 3.6, 1.8, 6 and 2. So R bar equal to 3.6 plus 1.8 plus 6 plus 2, that comes to 13.4. Now deviation will be R minus R bar. So 12 minus 13.4, it is minus 1.4. 18 minus 13.4, 4.6. 15 minus 13.4, 1.6. 10 minus 13.4 minus 3.4. करेक्ट। ये डिविएशंस आ गए, ये डिविएशंस के स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मेरे पास 4.6 था कैलसी पर, तो 4.6 इंटू 4.6 21.16
इसी को तुरंत प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, सो इट इज़ 2.116, करेक्ट। ओके, देन 1.4 इंटू 1.4 1.96, उसको भी तुरंत मैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0.59, 1.6 इंटू 1.6 2.56, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4, 1.024, लास्ट 3.4 इंटू 3.4 11.56 इंटू उसका प्रोबेबिलिटी 2.31, फाइन। ओके, इसका जो टोटल है दैट विल बी वरायंस 2.31 प्लस 1.02 प्लस 2.11 प्लस 0.59, दैट कम्स टू 6.032, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी 2.46, फाइन। हाँ, ये ए का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। सिमिलरली हम लोग बी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। ओके, नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी सेम चीज़ है, ओके। सिनेरियो 1 2 3 4, बी में रिटर्न था 15 18 22 25, और उसका रिस्क था, सॉरी प्रोबेबिलिटी था 0.3, 0.1, 0.4 and 0.2. The probability, okay, now expected return R bar 4.5, 1.8, 8.8 and 5. So R bar equal to 4.5 plus 1.8 plus 8.8 plus 5, that comes to 20.1। अब डिविएशन आएगा R माइनस R बार, 15 माइनस 20.1, इट विल बी माइनस 5.1, माइनस 2.1, 1.9 एंड 4.9, बराबर। अब ये डिविएशन का स्क्वायर 5.1 इंटू 5.1 26.01, तुरंत प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, इट कम्स टू 7.80, देन 2.1 इंटू 2.1 4.41, तुरंत प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 0.44, 1.9 इंटू 1.9 3.61, तुरंत प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया 1.444, एंड लास्ट में 4.9 इंटू 4.9 24.01 इंटू प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया 4.80। अब इन सब का टोटल विल बी वरायंस, दैट इज इक्वल टू 7.8 प्लस 0.44 प्लस 1.444 प्लस 4.8, so that comes to 14.48, and standard deviation is equal to root of 14.48
that comes to 3.81, करेक्ट। हाँ, अब देखो काफ़ी सारा डेटा कंपाइल हो गया। मैं देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमको इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में जो डेटा फॉर्मूला के लिए हमको चाहिए वो डेटा दिया हुआ नहीं है, करेक्ट। नाउ वी आर हंटिंग फॉर दैट डेटा। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ निकाल लिया हम लोगों ने। ए का स्टैंडर्ड डिविएशन आया 2.48 एंड बी का स्टैंडर्ड डिविएशन आया 3.81। एक और चीज़ हमको लगने वाला है, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई होगा। और कोरिलेशन ऑफ ए बी, कोरिलेशन ऑफ ए बी इज कैलकुलेटेड एज कोवैरियंस ऑफ ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज कोवैरियंस ऑफ ए बी। कोवैरियंस इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ को मूवमेंट ओनली। दोनों सिक्योरिटीज आपस में कैसी मूव करती है, बट इट इज़ अ लूज मेजर। कोरिलेशन इज मोर स्ट्रिक्ट मेजर, क्योंकि कोरिलेशन का रेंज -1 से +1 रहेगा, तो इट इज़ वेरी टाइटली रेंज बाउंड। ये थोड़ा सा लूज कॉन्सेप्ट है, बराबर। नाउ बट अब हमको निकालना पड़ेगा। नाउ कोवैरियंस ऑफ ए बी कैसे आएगा, राइट। तो पहले हमको कोवैरियंस निकालना पड़ेगा, कोवैरियंस से कोरिलेशन आएगा, ठीक है। ओके, सो अगला वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ कोवैरियंस ऑफ ए बी। अब ये सिंपल है थोड़ा सा, 5 ही कॉलम्स लगेंगे हम लोगों को। सिनेरियो, हाँ, डिविएशन ऑफ ए, डिविएशन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी, और लास्ट में आएगा प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, ये प्रोडक्ट दिस इंटू दिस, ये तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा। अब ये तुम टेबल में ऐसा मत करो, मैंने सिर्फ याद रखने के लिए बताया तुमको। नाउ वी हैव 4 सिनेरियोज, 1 2 3 4। डिविएशन ऑफ ए, जब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए निकाला था तब उसका 5th कॉलम देखो क्या था, इट वाज डिविएशन ऑफ ए। सो व्हाट इट इज, -1 साइंस पे कंट्रोल रखना, -1.4, 4.6, 1.6, -3.4, करेक्ट। ओके, सिमिलरली बी का डिविएशन -5.1, -2.1, 1.9 एंड 4.9। उनकी प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.1, 0.4 एंड 0.2। अब उनका जो प्रोडक्ट है कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 इंटू कॉलम 4, करेक्ट, क्या आता है वो, 1.4 इंटू 5.1 इंटू 0.3, 2.14, 4.6 इंटू 2.1 इंटू 0.1, 0.97, 1.6 इंटू 1.9 इंटू 0.4, 1.216, 3.4 इंटू 4.9 इंटू 0.2, 3.33। हाँ, एक चीज़ तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि मैंने साइंस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि साइंस पे मैं अब ध्यान देने वाला हूँ। दोनों जगह पे माइनस माइनस है, आंसर प्लस, एक ही जगह पर माइनस है, सो दिस आंसर विल बी माइनस। किधर भी माइनस नहीं है, आंसर प्लस, एक ही जगह पे माइनस है, आंसर विल बी माइनस। अब इसका सिंपल टोटल विल बी कोवैरियंस, फाइन। हाँ, सो ये आता है -0.946, ठीक है। ओके, एंड अब हमारा कोरिलेशन ऑफ ए बी, ऊपर फॉर्मूला लिखा था मैंने, इट इज़ कोवैरियंस ऑफ ए बी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए
into standard deviation of B, that is minus 0.946 upon standard deviation of A 2.46 तक 8 था. No, 6 था, it is 2.46. लिखते वक्त भी सही लिखा था, आई होप. इट इज 2.46. ठीक है. हाँ, सो इट इज 2.46 इंटू 3.81, so that comes to -0.1. ठीक है. ओके, एंड ये कोरिलेशन आया तुम्हारा -0.1. नाउ वी आर विथ ऑल द डेटा नेसेसरी टू अप्लाई द फॉर्मूला. ठीक है. ओके, अभी फॉर्मूला के लिए याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, ओनली टू रिमेंबर. आई एम नॉट सेइंग कि इधर से फॉर्मूला आया है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ याद कैसे रखने का. तो a प्लस बी होल स्क्वायर को याद करो. इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. करेक्ट. अपन a को a के डेटा के साथ सब्सटीट्यूट कर देंगे, b को b के डेटा के साथ सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो a को वी विल सब्सटीट्यूट एज एच डी ऑफ a इंटू वेट ऑफ a. b को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे एच डी ऑफ b इंटू वेट ऑफ b. करेक्ट. हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि 2ab, अभी a को हम लोग सब्सटीट्यूट किससे कर रहे हैं, ध्यान से देखो. a will be substituted, b will be substituted by, हाँ, और 2ab को एक और चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज को रिलेशन ऑफ ab. राइट. ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला किसका रहेगा, ये पूरा फॉर्मूला है वरांस का. फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट विल बी द स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है. हाँ, अब देखो. हाँ, ये सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है. हाँ, अब हम लिखेंगे variance of portfolio is equal to, variance of portfolio equal to a स्क्वायर को मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ एच डी ऑफ a इंटू वेट ऑफ a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ एच डी ऑफ b वेट ऑफ b होल स्क्वायर प्लस 2ab. a को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ एच डी ऑफ a वेट ऑफ a एच डी ऑफ b वेट ऑफ b. b को सब्सटीट्यूट कर दिया b के साथ, इनटू एक और चीज़ है दैट इज को रिलेशन ऑफ ए बी. करेक्ट. हाँ, अब बोलो एच डी ऑफ a कितना आया था, 2.46. सो 0.7 इंटू 2.46 का स्क्वायर प्लस 0.3 इंटू 3.81 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 2.46 इंटू 0.3 इंटू 3.81 इंटू -0.1. सो ये आता है 0.7 इंटू 2.46 का स्क्वायर 2.97 प्लस 3.81 इंटू 0.3 इंटू
स्क्वायर उसका 1.31 और ये माइनस हो जाएगा 2 इंटू 0.7 इंटू 2.46 इंटू 0.3 इंटू 3.81 इंटू 0.1 minus 0.39. So that comes to minus 3.88. Sorry, it will be plus 3.88. ये आया variance. Standard deviation will be root of 3.88, that is equal to 1.97. ठीक है. हाँ, अभी अप्रोच 1 में हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला था. वहाँ पे कितना आया था? अप्रोच 1 इट वाज 1.97 और यहाँ पर भी आ रहा है 1.97. इसका सिंपल मतलब है कि वी आर 100% करेक्ट. मैंने क्या बोला था? अप्रोचेस अलग अलग है. अप्रोचेस कुछ भी रहने तो फाइनल आंसर सेम आना चाहिए. आया ध्यान में? तो फर्स्ट मेथड वाज सिंगल सिक्योरिटी अप्रोच, सेकेंड मेथड वाज फॉर्मूला मेथड, थर्ड अप्रोच है बॉक्स अप्रोच. बट आई थिंक सो मेरे बैटरीज मेरे को अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो थर्ड अप्रोच मैं अगले वीडियो में दूंगा तुमको. यही डेटा हमको लगने वाला है. ओके. एंड तुमको तीनों मेथड्स की खासियत भी बताऊंगा कि कौन सी मेथड कब अप्लाई करना है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेथड 2 तुम लोगों को डिफ़िकल्ट गया होगा. डिफ़िकल्ट से ज़्यादा इट इज़ लेबरियस एंड लेंथी. राइट. डेटा जैसा चाहिए वैसा था नहीं हमारा. अगर तुम देखोगे तो मैक्सिमम टाइम गया निकालने में 3 चीज़ें: स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी और कोरिलेशन. और कोरिलेशन के लिए हमको कोवरेंस निकालना पड़ा, जो हमने यहाँ पे निकाला. आई एम क्लियर विद दिस? तो जो चीज़ें दी हुई नहीं थी वो चीज़ों के पीछे हमारा अननेसेसरी टाइम उसमें गया. दैट इज़ वाई इट वॉज, बट आई डोंट थिंक सो इट वॉज डिफ़िकल्ट. ओके. मेथड 1 एवरग्रीन मेथड है. ओके. वही स्टैंडर्ड डिविएशन का लॉजिक लगाने का है, सिर्फ स्टॉक की जगह पर तुम लोगों को पोर्टफोलियो को कंसीडर करने का. राइट. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमारा रिटर्न ऑफ स्टॉक का रिवीजन हो गया, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का रिवीजन हो गया, सबसे स्टार्टिंग में किया है, ध्यान से देखो. देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो हो गया. उसके बावजूद 2 एडिशनल चीज़ें हम लोग सीखें: कोवरेंस कैसे निकालने का, कोरिलेशन कैसे निकालने का, कोवरेंस कैसे निकालने का, डिविएशन इंटू प्रोबेबिलिटी. 5 कॉलम्स का शेड्यूल: सिनेरियो, डिविएशन, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोडक्ट. राइट. एंड कोरिलेशन कैसे निकालने का? तो कोवरेंस अपॉन दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन. एम आई क्लियर विद दिस? ओके. थैंक यू वेरी मच.